हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी का 4th चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था पीक फ्लोज। ठीक है, तो पीक फ्लोज के हमने पीक फ्लो का हमने एक पार्ट देख लिया था। आज हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं टॉपिक मेथड्स इसके देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल इंडिकेशंस ऑफ पास्ट फ्लड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेथड्स हमारे पास जो यूज होते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ द डिजाइन फ्लड। डिजाइन फ्लड में जो मेथड्स यूज होते हैं डिजाइन फ्लड के एस्टिमेशन के लिए, वो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं डिजाइन फ्लड के लिए। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड। ठीक है, पास्ट फ्लड की जो फिजिकल इंडिकेशन है उससे हम डिजाइन कर सकते हैं, एस्टिमेट करते हैं डिजाइन फ्लड को। देन एनवेलप कर्व्स एक मेथड है, उससे हम करते हैं। थर्ड हमारे पास है एम्पिरिकल फ्लड फार्मूले। देन फोर्थ हमारे पास है रेशनल मेथड। देन नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट हाइड्रोग्राफ एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमारे पास हैं जो हम यूज करते हैं डिजाइन फ्लड को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास होंगे उनको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम बाकी को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। वो है हमारे पास फिजिकल इंडिकेशंस ऑफ पास्ट फ्लड्स। ठीक है, जो पास्ट में फ्लड आए हैं उनकी फिजिकल इंडिकेशन, मतलब फिजिकली उनको देख के हम जो फ्लड्स हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर फ्लड को बाय नथिंग द फ्लड मार्क्स एंड बाय लोकल इंक्वायरी। ठीक है, मतलब फ्लड मार्क्स देख के हम फ्लड मार्क्स देखते हैं कि वहाँ पे कितना डैमेज हुआ गिवन एरिया में, या फिर लोकल इंक्वायरी मतलब लोकल बंदे से पूछ के कि इधर कितना फ्लड आता है गिवन एरिया में। हम डेप्थ चेक कर सकते हैं, हम फ्लक्सेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हेडेड बाय द वाटर नियर ब्रिज ओपनिंग्स आर सिमिलर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो। उसके बाद हम मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है एस्टिमेट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज में भी एस्टिमेटेड। ठीक है, तो इसमें मतलब हम सिंपली फिजिकल कंडीशंस देख के और लोकल पर्सन जो है उनकी इंक्वायरी मतलब उनसे पूछ के हम फ्यूचर के जो फ्लड्स हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो फ्यूचर में आने वाला है उसकी हम जानकारी ले सकते हैं और हम फ्यूचर के जो फ्लड डिजाइन है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसमें से आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रेशनल मेथड। ठीक है, रेशनल मेथड में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं हम देख लेते हैं। We know that the maximum flood flow is produced by a certain rainfall intensity which lasts for a time equal to or greater than the period of concentration time। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम फ्लड फ्लो है वो प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम फ्लड फ्लो प्रोड्यूस बाय सर्टेन रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब वैसी रेनफॉल इंटेंसिटी से वो प्रोड्यूस होता है विच लास्ट फॉर अ टाइम इक्वल टू और ग्रेटर देन द पीरियड ऑफ कंसंट्रेशन टाइम। जो पीरियड है कंसंट्रेशन टाइम का जो पीरियड है उससे उसके बराबर अगर हमारे पास रेनफॉल की इंटेंसिटी होगी या फिर उससे ज्यादा होगी तो हमारे पास जो है मैक्सिमम फ्लड जो है फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसमें, द कंसंट्रेशन टाइम इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द सरफेस रन आउट टू रीच द बेसिन आउटलेट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टाइम जैसे कि हमने ऊपर देखा, कंसंट्रेशन टाइम यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के बारे में बताया कि कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है। कंसंट्रेशन टाइम एक मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है, इज द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द सरफेस रन आउट टू रीच द बेसिन आउटलेट। ठीक है, मान लो यहाँ से पानी आया, बारिश का पानी यहाँ से आया और यहाँ मान लो सरफेस है, सरफेस पे फ्लो कर रहा है पानी, वो जो है मेन बेसिन में जा रहा है। तो मेन बेसिन में पहुंचने के लिए मैक्सिमम उसको कितना टाइम लगता है उसको हम कंसंट्रेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, when the storms continues beyond the concentration time, every part of the catchment would be contributing to the runoff at the outlet, and therefore it represents a condition of peak off। ठीक है, तो इसको हम peak runoff बोलते हैं। अगर हम बात करें when the storms continue beyond the concentration time, जैसे कि हमारे पास storm है वो कंटिन्यू कर रहा है बियॉन्ड द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन टाइम है मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो है ये हमारे पास बेसिन है या फिर पॉन्ड है। तो बेसिन में पहुँचने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है अगर उससे ज्यादा हमारे पास अगर
स्टार्म अगर उससे ज़्यादा है हमारे पास तो फिर क्या होगा, एवरी पार्ट ऑफ द कैचमेंट वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ, मतलब जो भी पार्ट है कैचमेंट का वो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस केस में हमारे पास क्या होगा, therefore it represents the condition of peak runoff। तो वो कौन सा कंडीशन हमारे पास आएगी, पीक रनऑफ की कंडीशन आएगी। पीक रनऑफ का मतलब होता है कि जो फ्लड लेवल है, हमारा जो फ्लड है वो मैक्सिमम फ्लड है, ठीक है। The runoff rate corresponding to this condition is given by, तो जो इसमें हम जो डिस्चार्ज हम निकालते हैं Q इक्वल टू सी ए आई, ठीक है, Q इक्वल टू सी ए आई, तो ये इसका फार्मूला है इसमें डिस्चार्ज निकालने का, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि Q इक्वल टू सी ए आई, ठीक है। तो अब C क्या है, इसमें A क्या है, I क्या है, हम देख लेते हैं। A इज द एरिया ऑफ द कैचमेंट, जो A है वो क्या है, एरिया ऑफ द कैचमेंट, जो कैचमेंट है उसका एरिया। कैचमेंट क्या होता है, कैचमेंट एक मतलब मान लो कोई एक सरफेस है जिसपे बारिश का पानी पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम कैचमेंट बोलते हैं। कोई भी सरफेस चाहे वो प्लेन हो, कर्व हो, तो उसको हम कैचमेंट बोलते हैं। आई क्या है इसमें, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कितनी इंटेंसिटी है रेनफॉल की। एंड सी को अगर हम बात करें, सी इज द रन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, सी इज द रन ऑफ कोएफिशिएंट, ये जो सी है ये है रन ऑफ कोएफिशिएंट। इसको हम बात करें, हम बात करें सी की, सी है रन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, रन ऑफ कोएफिशिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं ए की, एरिया ए क्या है, एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट, ठीक है। उसके बाद आई क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। और Q क्या है, Q इज द डिस्चार्ज। To account for the abstraction from the rainfall, the intensity of rainfall used should be corresponding to the duration equal to the concentration time and desired return period as obtained from IDF curve। दैट इज आई इक्वल टू आई टी सी पी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, आई इक्वल टू कैपिटल आई इक्वल टू आई टी सी पी, दैट इज रेनफॉल इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू a duration of a time of concentration and the probability of एक्सीडेंस। टीसी क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास है। एंड हमारे पास पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस। दैट मीन्स यहाँ पे आई इक्वल टू आई टी सी इंटू पी, ठीक है। तो ये आई टी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन टाइम, एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस। और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, पी इंटू टी इक्वल टू 1/p, यहाँ ये इसका फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी आईडीएफ कर्व की। आईडीएफ हो गया हमारे पास इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व। तो अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व की, यहाँ पे है टीसी, टीसी इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इस साइड ये है ड्यूरेशन वाला, ये हमारे पास इंटेंसिटी, ठीक है। टीसी इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे अगर बात करें 2 ईयर्स के लिए ऐसी ग्राफ बनेगी, 5 ईयर्स के लिए ऐसी बनेगी, 25 ईयर्स के लिए ऐसी, 50 ईयर्स के लिए ऐसी, और 100 ईयर्स के लिए ऐसी। तो जैसे हमने आईडीएफ कर्व देखी, अब हम देखेंगे रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू यूनिफॉर्म रेनफॉल, ठीक है। तो हम रन ऑफ हाइड्रोग्राफ देखते हैं, यूनिफॉर्म रेनफॉल का हाइड्रोग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा। तो इस तरीके का कुछ हाइड्रोग्राफ हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास है ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है ये है टाइम, और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है रन ऑफ रेनफॉल रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास है रेनफॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ रेनफॉल क्या कर रही है, एंड कर रही है, ठीक है। तो इसकी इस तरीके की कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये जो है रिग्रेशन है, ये जो कर्व का जो शेप है रिग्रेशन शेप। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं सी आई, सी आई इक्वल टू सी आई ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। आई क्या है, आई है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है आई, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है टी सी, टी सी इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है।
तो इसमें हम देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी हम देख लेते हैं ITC P हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास हम इसको कैसे निकालें ITC P को। द रेनफॉल इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए ड्यूरेशन TC दैट मीन्स इसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं या फिर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। एंड द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस desired probability of existence that means ये P हमारे पास है। that is return period T equal to 1 by P return period जो है return period that means T equal to 1 by P can also be found from the rainfall frequency। तो rainfall frequency से भी इसको हम निकाल सकते हैं rainfall frequency duration से and using the formula इस formula से भी हम निकाल सकते हैं ITC गामा पी इसको हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो ये फार्मूला है के टी रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय टी सी प्लस ए रेज टू पावर एम। ठीक है, इन विच जो हमारे पास के है ए है ये वाला के ए, उसके बाद हम बात करें ये वाला एक्स और ये वाला हमारे पास एम जो है ये क्या है कांस्टेंट्स है, इनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, बाकी इसी द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की टीसी की टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टीसी को? हमारे पास यहाँ पे जो है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के कुछ फार्मूलाज हैं निकालने के। ये हमारे पास है यूएस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम टीसी निकालते हैं। इसका फार्मूला है फॉर द स्मॉल ड्रेनेज बेसिन। अगर हम बात करते हैं स्मॉल ड्रेनेज बेसिन की, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लैग टाइम ऑफ द पीक फ्लो। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? स्मॉल ड्रेनेज बेसिन के लिए लैग टाइम ऑफ द पीक फ्लो के बराबर। दस हम जो टीसी है टीसी को हम निकाल सकते हैं। टीसी इक्वल टू टीपी इक्वल टू CTL। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है। टीसी इक्वल टू टीपी इंटू टीपी इक्वल टू CTL इंटू LLCA डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ S रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसमें हमारे पास TC क्या है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं L क्या है? ये वाला हमारे पास जो L है हमारे पास है बेसन लेंथ। ठीक है, L इज द बेसन लेंथ measured along the water course from the basin divide to the gauging station in किलोमीटर। तो इसको हम किलोमीटर में लेते हैं। LCA हमारे पास क्या है? यहाँ पे LCA है, यहाँ पे L है और ये आ गया LCA। तो LCA है हमारे पास डिस्टेंस along the main water course from the gauging station to centroid of the watershed in किलोमीटर। तो इसको भी हम किलोमीटर में लेते हैं। S क्या है? बेसन शेप। ये वाला जो S है रूट ऑफ S, ये इसको हम कहते हैं बेसन स्लोप। ठीक है, बेसन स्लोप है ये। CTL एंड N क्या है? बेसन कांस्टेंट, बेसन के कांस्टेंट है CTL is the basin constant and N ये वाला जो N है ये भी क्या है? बेसन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमने टीसी निकाला यूएस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अगर हम टीसी को निकालें किरपिच इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। तो किरपिच इक्वेशन हमारे पास है टीसी इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दैट मींस टीसी इक्वल टू 0.01947 L raised to power 0.77 S raised to power minus 0.385। ठीक है, तो इससे भी हम TC निकाल सकते हैं। दैट मीन्स टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ये है किरपिच इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम अगर देखें इसको अगर देखें हम तो TC क्या है? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन मिनट्स। L क्या है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर इन मीटर। उसके बाद हम S की बात करें, S इज द स्लोप ऑफ द कैचमेंट। ठीक है, जो स्लोप है इसको हम निकाल सकते हैं DH/L से, DH/L। ठीक है, DH/L से निकाल सकते हैं। दैट मीन स्लोप इक्वल टू DH/L और जो DH दैट मीन डेल्टा एच हमारे पास है डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन द कैचमेंट इन द आउटलेट। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रन ऑफ कोएफिशिएंट के बारे में, रन ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।
If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.